बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी और आज आप दी अमेज़ॉन सीरीज़ की दूसरी किस्त देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज की किस्त का बाकायदा आगाज़ करें, पिछले हफ्ते मैंने एक पोस्ट की थी कि जिसके मुतालिक मुझे बाद में बहुत ज़्यादा ईमेल्स मौसूल हुई कि इस पोस्ट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी शेयर करूं। ये पोस्ट दरअसल मैंने अमेज़ॉन के जंगलात के एक तारुफ के तौर पर की थी, और जिन फैमिली मेम्बर्स ने वो नहीं पढ़ी, मुख्तसरन मैं उन्हें बता देता हूँ कि हुआ कुछ यूँ था कि आज से तकरीबन 450 साल पहले कि जब द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान कैसे नई नई दुनियाएं तलाश करने वाले एडवेंचरर्स यूरोप से जहाज़ भर भर कर समुद्रों में नए नए रूट्स तलाश करते फिर रहे थे। तो उन्हीं दिनों इंग्लैंड से चले एक जहाज़ को समुद्रों में एक जजीरा मिला था कि जिसका नाम उन्होंने बाद में द रोआनोक आइलैंड रख दिया। जहाज़ के कैप्टन सर जॉन वाइट को यह जजीरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। खुशगवार मौसम, खूबसूरत घने जंगल और नीले समुद्रों से बना सफ़ेद साहिल, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि इस जजीरे पर वो अपना एक गांव आबाद करेंगे, एक सेटलमेंट, या जिसे आज हम एक कॉलोनी कहते हैं। ये जजीरा अमेरिका की एक स्टेट नॉर्थ कैरोलिना के पास है, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त अमेरिका वैसा अमेरिका तो नहीं था कि जैसा आज है, बल्कि अभी भी लोग यूरोप से वहाँ आ रहे थे और उसे एक नई दुनिया के तौर पर देख रहे थे। बहरहाल जॉन वाइट और उनके साथ मौजूद 115 लोगों ने पहली मरतबा उस जजीरे पर एक गांव आबाद किया। शुरू में तो सब बहुत ही अच्छा रहा। अगले ही साल सर जॉन वाइट के यहाँ एक प्यारी सी नवासी भी पैदा हो गई, और उसकी पैदाइश पर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए थे, क्योंकि अमेरिकन सरजमीन पर पैदा होने वाली वो बिल्कुल पहली क्रिश्चियन बच्ची थी। बल्कि मैं आपको एक फ़न फैक्ट भी बता देता हूँ कि उन्होंने इस बच्ची का नाम वर्जीनिया डेयर रखा था, और आज अमेरिका की जो स्टेट वर्जीनिया है वो बेसिकली उसी बच्ची वर्जीनिया के नाम पर वर्जीनिया है। लेकिन उस वक्त पूरे गांव में शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अनकरीब ही उनकी खुशियों और उनके गांव के साथ क्या होने वाला है। गांव वाले वहाँ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने सर जॉन वाइट को बल्कि कायल भी कर लिया था कि आप वापस इंग्लैंड जाएं और वहाँ से मज़ीद लोग और ज़रूरत का सामान लेकर यहाँ वापस आएं, क्योंकि ये है तो थोड़ी सी अजीब बात, लेकिन गांव वालों ने महसूस किया कि जैसे एक एक करके उनका सामान कहीं गुम होता चला जा रहा है। और सर वाइट ने एक मरतबा ख़ुद भी अपनी डायरी में कुछ ऐसा सा नोट लिखा था कि मेरा चांदी का एक गिलास कि जो मुझे बहुत प्यारा था और उसे इंग्लैंड से मैं अपने साथ लाया था, वो संदूक में से ही कहीं गुम हो चुका है। हालांकि बज़ाहिर मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई। बहरहाल सर वाइट मज़ीद लोग और ज़रूरत का सामान लेने के लिए इंग्लैंड वापस चले गए। लेकिन कुछ अरसे बाद कि जब वो वापस लौटे, और उन्हें वापस आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी था, क्योंकि कुछ ही दिन बाद नन्ही वर्जीनिया की सालगिरह भी आ रही थी, तो भी वो लोग समुंदर में ही थे कि उन्होंने देखा कि उनका पूरे का पूरा जजीरा एक अजीब तरह की गहरी धुंध के अंदर लिपटा हुआ है। ऐसी धुंध के जैसी पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अगरचे सर वाइट की ख्वाहिश ये थी कि वो वर्जीनिया की सालगिरह से पहले ही घर पहुंच जाएं, लेकिन जहाज़ पर मौजूद बाकी लोगों ने मशवरा दिया कि यह अजीब सी धुंध है और फिर शाम भी होने वाली है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जहाज़ को एंकर करते करते कहीं किसी बड़ी समुद्री चट्टान से न टकरा जाएं। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि रात वहीं समुंदर पर और वहीं जहाज़ के अंदर बसर होगी। लेकिन फिर भी ये लोग रात गए तक जहाज़ के आशरे पर बैठे ऊंची आवाज़ में इंग्लिश ज़ुबान के गीत गाते रहे, ताकि जजीरे वालों को पता चल जाए कि वो लोग साहिल तक पहुंच चुके हैं। अब सुबह के वक्त कि जब धुंध छटी और जहाज़ वाले जजीरे पर पहुंचे, तो देखते हैं कि लोगों के चलने फिरने और कदमों के निशान तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरे का पूरा गांव ही कहीं गुम हो चुका है। उन लोगों ने पूरा जजीरा छान मारा, लेकिन गांव वालों का कहीं कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि सर जॉन वाइट मरते दम तक अपनी नवासी और गांव वालों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। लेकिन आज तक ये बात महज एक राज है कि वो लोग आखिर गए तो गए कहाँ।
गांव में मौजूद घरों के अंदर हर चीज़ अपनी जगह सिमटी सिमटाई और सलीके के साथ वहीं मौजूद थी, लेकिन गांव के 115 लोगों में से एक भी शख्स वहां नहीं मिला था। यूं लगता था कि जैसे रातों रात ही जंगल गांव के तमाम वासियों को अपने अंदर निगल गया हो। आज इस बात को तकरीबन 400 साल गुजर चुके हैं और इन 400 सालों के दौरान दर्जनों थ्योरी सामने आई हैं, लेकिन आज तक कोई हुतमी जवाब कभी भी नहीं मिल सका। एक थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि उन्हें मुकामी कबाइलियों ने हमला करके मार दिया हो, लेकिन उस सूरत में गांव के अंदर किसी न किसी झगड़े या लड़ाई या स्ट्रगल के आसार मिलने चाहिए थे, कोई खून मिलना चाहिए था, लेकिन किसी को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर दूसरी थ्योरी जानवरों के अटैक के मुतल्लिक है कि हो सकता है उन पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया हो, लेकिन एक मरतबा फिर से वही इशू कि आखिर कुछ ना कुछ शवाहिद तो मिल ही जाते, फटे हुए कपड़े या खून आलूद बाकियात वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। फिर कोई कहता है कि हो सकता है गांव में कहत आ गया हो, लेकिन हाल ही में यानी 2015 में उस तमाम इलाके में मौजूद दरख्तों के इनर रिंग्स की साइंटिफिक स्टडी हुई थी। और आपको पता ही होगा कि दरख्तों के इनर रिंग्स की स्टडी से हमें पिछली कई सदियों के मुतल्लिक बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन नहीं, दरख्त बताते हैं कि उस इलाके में कभी कोई कहत आया ही नहीं है, बल्कि ये तो बड़ा ही ज़रखेज़ और सरसब्ज़ इलाका है। रोवानोक गांव की मुकम्मल डिसअपीयरेंस आज भी तारीख़ के बड़े राज़ों में से एक राज है, और उसी के मुतल्लिक मुझे आपकी तरफ से फिर ईमेल्स मौसूल हुई कि आखिर पूरे गांव के गुम हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। अब देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी गुमशुदगी की कोई सर्टन वजह तो नहीं पता, इसीलिए तो उसे एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर आप इस एरिया पर गौर करें तो आपको कुछ लीड्स मिलना शुरू हो जाती हैं। मसलन रोवानोक के गांव से सिर्फ 250 मील दूर एक बहुत ही ख़ास पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है कि जो इस वक्त दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ों में से एक पहाड़ है, द अपलेशियन माउंटेन्स। अपलेशियंस 48 करोड़ साल पुराने पहाड़ हैं, यानी दूसरे अल्फाज में ये तब फॉर्म हुए थे कि जब अभी डायनासोर्स भी पैदा नहीं हुए थे। ये पहाड़ उस वक्त बने थे कि जब ना तो हिमालय थे और ना ही यूरोपियन एल्प्स। अपलेशियंस दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ों में से एक हैं, और कभी कभार तो यूँ लगता है कि जैसे ये किसी गांव के उस बूढ़े बुज़ुर्ग की तरह हैं कि जो अपनी ज़िंदगी के दौरान शायद बहुत कुछ देख चुका है, और आज वो अपने अंदर कई राज लिए खामोशी के साथ इस दुनिया को देख रहा है। इन पहाड़ों में कुछ इतने कदीम ख़ानदान रहते हैं कि वो आज भी कॉलोनियल दौर की इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि वो बाहर की दुनिया से इतने आइसोलेटेड हैं, उन्होंने बाहर की दुनिया से इतना कम इंटरेक्ट किया है कि उनकी ज़ुबान आज भी वैसी ही है कि जैसी आज से 500 साल पहले हुआ करती थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आज हमारे सामने कोई अकबर बादशाह के ज़माने की उर्दू या शेक्सपियर वाली इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। किसी ज़माने में यहाँ कोयले की कानकुनी भी की जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कोयला का इस्तेमाल ख़त्म हो गया और इंडस्ट्री लिक्विड फ्यूल की तरफ शिफ्ट कर गई, तो अपलेशियंस में जितने भी मज़दूरों के घर थे, यानी तकरीबन 1000 से ज़्यादा गांव, वो तमाम के तमाम गांव अबैंडन्ड हो गए थे, तर्क कर दिए गए थे। यानी इस वक्त अपलेशियंस में कम से कम 1000 गांव ऐसे हैं कि जिनमें रहने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ ये हज़ारों घर खाली पड़े हैं। अलबत्ता जिस वजह से मैं आपको अपलेशियंस के मुतल्लिक बता रहा हूँ वो हैं इसके नो गो एरियाज़, क्योंकि अब तक सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस हो चुके हैं कि लोग अपलेशियंस में गए और दोबारा उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। ये नो गो जोन्स ऐसी जगह हैं कि जहाँ लोकल्स भी जाने से अवॉइड करते हैं, यहाँ तक कि हुकूमत की तरफ से इन इलाकों के करीब कैंपिंग तक करने पर भी पाबंदी है। ना माई थ्योरीज़ के गांव वालों के साथ भी शायद यही हुआ था। वो लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर ज़रूरत के सामान की तलाश ने उन्हें गांव से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, और शायद वो अपलेशियंस के ऐसे ही किसी नो गो जोन के अंदर चले गए कि जहाँ से बाहर फिर दोबारा कभी कोई नहीं आया। फिर एक चीज़ और कि अपलेशियंस के पहाड़ इस दुनिया के एक ऐसे इलाके पर कायम है कि जहाँ से ले लाइंस गुज़रती हैं। अब ये वही लाइंस हैं कि जो अहराम मिस्र, बैतुल मक़दस
और अयर्स रॉक जैसे इंतहाई पुरस्कार इलाकों से गुजर रही हैं। ये वो जगह हैं कि जहाँ थ्रू आउट द हिस्ट्री हैरत अंगेज़ बातें होती रही हैं। लेकिन जाहिर है कि ले लाइंस बिल्कुल ही एक अलहदा टॉपिक है। मैंने सिर्फ नाम की हद तक इन्हें मेंशन करना था, लेकिन ये ले लाइंस अपलेशियंस पहाड़ों से भी गुजर रही हैं। और ये थ्योरी इसलिए खासी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रोआनोक का गांव अपलेशियंस के कदीम और पुरस्कार पहाड़ों से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वो पहाड़ के जहाँ बहुत कुछ हमेशा हमेशा के लिए शायद गुम हो चुका है, लेकिन फिर भी अल्लाह बेहतर जानता है कि उन लोगों के साथ आखिर क्या हुआ होगा। खैर, आइए अब हम अपनी वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज़। और आज की किस्त का टॉपिक है अमेज़न के घने जंगलात। पाकिस्तान से कोई 12,500 किलोमीटर दूर इंतहाई घने दरख्तों का एक बहुत बड़ा जंगल है कि जिसे दी अमेज़न जंगल कहते हैं। 4 अरब से ज़्यादा पौधे और दरख्त और दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े वगैरह। दुनिया में और कहीं पर इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेज़न में पाई जाने वाली एक ख़ास मिट्टी है कि जिसे टेरा प्रेटा कहते हैं। टेरा प्रेटा यानी काली मिट्टी कि जो अननेचुरल हद तक ज़रख़ेज़ है। दुनिया में कुदरती तौर पर कोई भी मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ नहीं है कि जितनी अमेज़न में है। यूँ लगता है कि किसी ज़माने में यहाँ रहने वालों ने सदियों की मेहनत के बाद इस मिट्टी को इतना ज़रख़ेज़ किया था। वो लोग ज़मीन और इसकी प्रॉपर्टीज़ से हैरान कुन हद तक वाकिफ़ थे। उन्हें पता था कि लाखों लोगों के रहने के लिए ज़मीन कैसे बनानी है। और बाज़ का तो यूँ लगता है कि जैसे पूरे जंगल की मिट्टी में किसी ने करोड़ों टन खाद मिला दी थी, क्योंकि नेचुरली दुनिया में कहीं भी अमेज़न की तरह की मिट्टी नहीं मिलती। इसी वजह से एक थ्योरी ये भी पैदा होती है कि अमेज़न बेसिकली किसी ज़माने में उन लोगों का एक बाग हुआ करता था कि जो उनके जाने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक जंगल बन गया। और शायद इसीलिए अमेज़न के सिर्फ 1 एकड़ एरिया में 1,000 किस्म के दरख्त और पौधे पैदा हुए हुए मिल जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेज़न को साइंसदान ख़जानों की एक सरज़मीन कहते हैं। जी, अमेज़न सोने और चांदी से कहीं ज़्यादा बड़े ख़जाने भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। सोने के गुमशुदा शहर तो एक तरफ, लेकिन मेडिसिन के एतबार से आज तक अमेज़न जंगल के सिर्फ 1% हिस्से को स्टडी किया गया है। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि यहाँ किस किस बीमारी की दवाई मिल सकती है। आपको पता है कि अमेज़न में रहने वाले कुछ कबीले ऐसे पौधों के मुतालिक जानते हैं कि जो इस दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर साइकेडेलिक्स हैं। मसलन हज़ारों साल से अमेज़न के कुछ कबाइल जंगल से मिलने वाले कुछ ख़ास पत्तों में से एक मिक्सचर तैयार करते हैं कि जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर DMT इफ़ेक्ट पैदा करता है। DMT यानी डाइमेथिलट्रिप्टामाइन के जो एक इंतहाई ताकतवर साइकेडेलिक है। इतनी ताकतवर कि अगर आप इसे थोड़ा सा भी खा लें तो आपकी आंखों के सामने दुनिया ही बदल जाएगी। आपको वो रंग नज़र आएंगे कि जो आम आंख देख भी नहीं सकती। इन पत्तों से हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने अमेज़न के अंदर बहुत सी बीमारियों की दवा रखी हो सकती है। लेकिन अमेज़न अपने अंदर सिर्फ पुरस्कार पौधे ही नहीं बल्कि कई राज़ों को भी छुपाए हुए हैं कि जिनमें से एक राज हैं वो कबीले कि जिनका हमें कुछ पता नहीं और उन कबीलों को हमारा कुछ पता नहीं। और अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है। सन 1996 की बात है कि ब्राज़ील का जंगल सर्वे करने वाली एक टीम ने नोटिस किया कि अमेज़न के अंदर एक इलाके में जगह जगह पर कुछ गड्ढे बने हुए हैं। यानी कभी 50 किलोमीटर दूर एक गड्ढा, कभी 100 किलोमीटर दूर एक गड्ढा। इसी तरह एक एक करके उन्हें तकरीबन 14 गड्ढे मिले कि जिनके मुतालिक कोई समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किसने बनाया होगा। बहरहाल उन लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की तो पता चला कि यहाँ जंगल में कोई आदमी रह रहा है कि जो किसी ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखता है कि जिसके मुतालिक सन 96 तक किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह का भी कोई कबीला एग्जिस्ट करता है। ना तो सर्वे वालों को ये पता चला कि वो ज़ुबान कौन सी बोलता है और ना ही कभी ये पता चला कि उसके कबीले का क्या नाम है। ये लोग ज़िंदगी में पहली मर्तबा उस कबायली को देख रहे थे और वो कबायली भी
शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई इंसान देख रहा था। हाँ, उन्होंने उसकी एक तस्वीर ज़रूर ली थी, लेकिन उस तस्वीर में भी उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि तस्वीर या तो बहुत तेज़ी में ली गई थी या फिर अचानक कहीं दूर से ही कोई शॉट लिया गया था, क्योंकि ये शख्स इंसानों के इतना सामने नहीं आता था। जंगल सर्वे वालों को बस इतना पता चल सका कि ये अपना गुजारा कुछ शिकार करके कर रहा है, कुछ फलों और शहद को इकट्ठा करके, यानी कि वो बेसिकली एक रियल लाइफ टार्ज़न को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। और उसके खोदे हुए गड्ढे, आज तक इस बात पर कंसेंसस नहीं हो सका कि वो गड्ढे किस लिए खोद रहा था। कुछ कहते हैं कि ये गड्ढे शिकार के लिए खोदे जा रहे थे, जबकि कुछ कहते हैं कि ये गड्ढे किसी मजहबी नोयत के थे। लेकिन फिर इन्हीं गड्ढों की निस्बत से इस आदमी को द मैन ऑफ द होल्स का नाम दिया गया था, और आज ब्राज़ील के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये शख्स इसी नाम के साथ जाना जाता है। लेकिन 2009 में किसी ने सिर्फ परेशान करने के लिए उसे गोली मार दी थी। अब उस वक्त तो मैन ऑफ द होल्स की जान बच गई, लेकिन इसके बाद फिर वो कभी इंसानों के सामने नहीं आया। कभी कभी मैं बड़ा हैरान होकर सोचता हूँ कि आज का इंसान कि जो ख़ुद को पता नहीं क्या क्या टाइटल्स दिए बैठा है, इस मासूम और पॉसिबली बेजुबान शख्स को गोली मारकर किसी को क्या मिल जाना था। बहरहाल मैन ऑफ द होल्स उस दिन तो बच गया, लेकिन फिर कई साल बाद 2022 में उसकी लाश जंगल में एक जगह पड़ी हुई मिली थी, और उसे देखकर लगता था कि जैसे वो खुद इस जगह आकर लेटा हो, कि जैसे वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, और ख़ुद से ही उसने अपने ऊपर मकाऊ तोतों के कुछ पर फैला लिए थे कि जो सजेस्ट करते हैं कि उस जंगली के दिल और दिमाग में भी किसी न किसी तरह का कोई आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट ज़रूर रहा होगा। इसीलिए उसने मौत को एक रिचुअल की तरह अटेंड किया था। उसकी बॉडी पर फैले मकाऊ के ये पर किसी न किसी किस्म के अकीदे को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में हुकूमत की तरफ से जंगल सर्वे वालों ने उसे दफना दिया था, लेकिन एक बार फिर देखिए क्या हुआ कि किसी ने उसकी कब्र को ही तोड़ फोड़ कर रख दिया। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। इस तरह की शर पसंदी उन्हें क्या तस्कीन देती है। बहरहाल ये सब ब्राज़ील के रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन मैन ऑफ द होल्स अमेज़न में छुपे राजों की सिर्फ एक मिसाल है। आपको पता है कि यहाँ रहने वाले कबाइल अक्सर याकोमामा नाम की एक चीज़ के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। याकोमामा यानी कि एक बहुत बड़ा सांप। अब याद रखिएगा कि अमेज़न में वाकई एक बहुत बड़ा सांप पाया जाता है कि जो ग्रीन एनाकोंडा कहलाता है, और ये वज़न में 250 किलो और साइज़ में 30 फुट तक लंबा हो सकता है। लेकिन कबीले वालों के मुताबिक याकोमामा एक आम एनाकोंडा से भी डबल साइज़ का होता है, यानी 60 फुट का। अब आज तक साइंटिफिकली कभी इतना बड़ा एनाकोंडा तो नहीं मिला, लेकिन आपको पता है कि अमेज़न का कोर एरिया यानी कि जंगल का इंटीरियर वो इतना घना है कि वहाँ सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुँच पाती है। यानी कोर एरिया में तो दिन के वक्त भी एक तरह का अंधेरा सा छाया रहता है, और किसी को क्या पता कि इन घने जंगलों में खामोशी के साथ कौन किसी दरख्त की छांव में छुपा बैठा होगा। फिर दूसरी चीज़ अमेज़न का दरिया। देखिए, एनाकोंडा जैसे एक बड़े जानवर के लिए ज़रूरी है कि वो पानी के आसपास रहे, क्योंकि इतने वज़नी और बड़े जानवर के लिए ज़मीन की निस्बत पानी के अंदर मूव करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अमेज़न दरिया, एक तो उसका पानी गदला है, यानी इन मर्की वाटर्स के अंदर क्या चीज़ तैर रही है ये दिखाई नहीं देता, और दूसरा ये कि अमेज़न दरिया के कुछ हिस्सों में कि जहाँ कमल के फूल लगे हुए हैं, अब पानी पर फैले उनके पत्ते यानी लिली पैड्स इतने इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका डायमीटर 6 गज़ से भी ज़्यादा फैल जाता है। ये इतने बड़े पत्ते होते हैं कि इनके ऊपर एक कम उम्र बच्चा भी खड़ा हो जाए तो ये टूटते नहीं हैं। उन्हें देख कर आप खुद इमेजिन कर लें कि क्या मालूम इन पत्तों के नीचे, इन मर्की वाटर्स के अंदर कौन सा जानवर छुपा हो सकता है। सो यू सी, अमेज़न जंगल सिर्फ एक रेन फॉरेस्ट नहीं, बल्कि ये एक जिंदा राज है कि जहाँ साइंस, इसरार, मिथ और लेजेंड्स ये सब आपस में एक हो जाते हैं, और कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पे साइंस ख़त्म हो रही है और कहाँ से राज शुरू हो रहे हैं। और इसी साइंटिफिक तारीख़ और राज में लिपटे अमेज़न का एक शहर हुआ करता था पेलेंके।
कि जहाँ पर एक बादशाह हुकूमत करता था कि जिसे आज हम बकाल द ग्रेट के नाम से जानते हैं। ये आज से कोई 1450 साल पहले की बात है कि जब अरब में अभी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दौर चल रहा था। तो उस वक्त अरब से बहुत दूर अमेज़न के इन घने जंगलों में एक बादशाह की ताजपोशी हो रही थी कि जो सिर्फ 12 साल की उम्र का था। लेकिन आगे चलकर ये नन्हा बादशाह कि जिसका नाम उसके माँ बाप ने पकाल रखा था, अपनी जवानी के दिनों में कई सालों के लिए कहीं गायब हो गया था, कहीं चला गया था। वो कहाँ गया था ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब 1952 में पहली मर्तबा पकाल का मकबरा दरियाफ्त हुआ तो उस वक्त वहाँ से उन्हें एक बड़ी अजीब चीज़ मिली थी, और वो थी पकाल के ताबूत पर रखी हुई पत्थर की एक बड़ी सी सिल। पिछले 70 साल से माया तहजीब पर रिसर्च करने वालों के दरमियान ये बहस चल रही है कि बकाल के ताबूत की सिल पर बनी ये तस्वीर किस चीज़ की है। आया ये बस बादशाह की एक तस्वीर है कि जिसका सिर्फ एक फैंसी किस्म का रिलीफ बनाया गया है, या फिर किसी ने बादशाह की एक दास्तान सुनाई है कि जो एक तरह की मशीन में बैठकर ऊपर की तरफ सफ़र कर रहा है। और अगर आप गौर करें तो इस मशीन के रियर एंड में से एक आग के कुछ शोले भी निकलते से महसूस हो रहे हैं कि जैसे ये किसी किस्म का कोई रॉकेट हो। 70 साल से ये बहस चली आ रही है कि ये एग्जैक्टली है क्या। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि नहीं, ये महज आंखों का एक धोखा है, जबकि कुछ कहते हैं कि ये एक सबूत हो सकता है इस बात का कि अमेज़न में किसी न किसी ज़माने में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी गुजरी है कि जिसके मुतालिक आज तक हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जो बात बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती वो माया नामी इन कबीलों का सितारों के मुतालिक हैरत अंगेज़ हद तक दुरुस्त इल्म है। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि आज तक दुनिया में सिर्फ 6 तहजीबें यानी सिविलाइजेशंस ऐसी गुजरी हैं कि जिन्हें प्रिस्टीन सिविलाइजेशंस कहते हैं, यानी वो तहजीबें, वो कौमें कि जो पूरी दुनिया से बिल्कुल हट कर अपने ओन पे परवान चढ़ी थी। उन्होंने खुद ही अपने लिए इजादात की, खुद ही अपने लिए ज़ुबानें इन्वेंट की, अपने लिखने के स्टाइल्स डिज़ाइन किए। और उन 6 प्रिस्टीन तहजीबों के नाम हैं, नंबर 1 पे सुमेरियंस कि जो हज़ारों साल पहले इराक़ में रहा करते थे। फिर दूसरे नंबर पे एंशिएंट इजिप्शियंस, उनका भी एक अपना स्टाइल था कि जो उन्होंने खुद ही इन्वेंट किया था। फिर वादी सिंध की तहजीब, यस, हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पर कायम है कि जहाँ किसी ज़माने में एक प्रिस्टीन तहजीब गुजरी है। नंबर 4 चाइना के येलो रिवर के किनारे रहने वाले शांग्स। और फिर आखिरी 2 तहजीबें अमेज़न जंगल और इसके करीब करीब गुजरी हैं, यानी एक तो ओलमेक्स के बाद में जिनसे फिर माया और एज़टेक कबीले बने, और आखिरी तहजीब फिर एंडीज़ के पहाड़ों में रहने वाले कि जिनके मुतालिक मैं आपको सीरीज़ में थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन ये वो 6 तहजीबें हैं कि जो अपने ओन पर पली बड़ी हैं, और उन्हीं तहजीबों में से फिर एक कबीला निकला माया लोगों का कि जो आज के मैक्सिको और कुछ हद तक अमेज़न के जंगलों में रहा करता था। माया लोग एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज में बहुत आगे थे, यानी सितारों और सैयारों के इल्म में। और मैं चाहता हूँ कि आपको उनके मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँ कि जिसे सुनकर आई एम श्योर कि आपको मज़ा आ जाएगा। एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान हस्पानिया के कई जहाज़ अमेज़न जंगलात की तलाश में आए थे, और उन जहाज़ों में जहाँ पोंसे डे लियोन जैसे आब हयात के मुतलाशी और फ्रांसिस्को डी ओरियाना जैसे जंगलों का राज जाने वाले जोशीले एडवेंचरर्स थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो सिर्फ इस नीयत से अमेज़न आ रहे थे कि वहाँ के कबीलों पर अपने मज़हब का प्रचार कर सकें। और यूँ कुछ कॉन्किस्टडोर्स ने माया तहजीब के साथ एक बहुत ही बड़ी ज़्यादती कर दी। अमेज़न जंगलों से लेकर मेसो अमेरिका के जंगलात तक हज़ारों सालों में सिर्फ 12 मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी कबीले ने अपनी तारीख़ अल्फाज की सूरत में लिखना शुरू की हो, और उन 12 में से सबसे एडवांस्ड और सबसे बेहतरीन लिखाई का अंदाज़ था इन माया लोगों का। लेकिन जब हस्पानिया से कुछ लोग सिर्फ इस नीयत से अमेज़न आए कि वो माया लोगों को कन्वर्ट कर लें, तो उन्हें जो भी माया किताब, माया तख्ती या टैबलेट मिलती कि जिसमें उन्होंने अपनी तारीख़ लिखी हुई थी,
तो वो लोग ज़मीन पर मार कर उसे तोड़ देते या फिर दरिया के अंदर बहा देते, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारा मज़हब गलत कहता है। और यूँ माया लोगों की तमाम किताबें, उनकी तमाम तख्तियाँ तोड़ दी गईं और सिर्फ 3 बड़ी किताबें बच सकीं कि जिनके नाम हैं कोडेक्स मैड्रिड, कोडेक्स ड्रेसडन और कोडेक्स पेरिस। और आज हम मायांस के मुतालिक जो भी मालूमात जानते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 किताबों से ही मिल पाई हैं। आप इमेजिन करें कि स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स ने माया तहज़ीब का कितना बड़ा तारीख़ी ख़जाना तल्फ़ कर दिया होगा। इन 3 किताबों से अगरचे हमें ये तो नहीं पता चलता कि पकाल वाकई किसी मशीन में बैठकर आसमान की तरफ सफ़र करता था या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाता है कि वो लोग सितारों के मुतालिक हैरत अंगेज़ हद तक एक्सपर्ट मालूमात रखते थे। मसलन उन्हें ये पता था कि हमारी इस दुनिया में पूरे 365.24 दिन में 1 साल मुकम्मल होता है, कि जो कि एक नाकाबिल यकीन किस्म की बात है कि उन्हें साल की एक इतनी एग्जैक्ट ड्यूरेशन कैसे पता चल गई। फिर सितारों की गर्दिश और स्पेशली सूरज ग्रहण के मुतालिक वो कई साल पहले जज कर लिया करते थे कि आज से इतने साल बाद सूरज को इतने बजे इतनी देर के लिए ग्रहण लगेगा, विच इज़ वंस अगेन समथिंग अनबिलीवेबल कि जंगल में रहने वाले लोगों को इतनी प्रेसाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन का किस तरह पता चल गया था। फिर उनके यहाँ ज़ीरो का कॉन्सेप्ट था कि जो प्रिस्टीन तहज़ीब में होना बड़ी ही एक हैरत की बात है। फिर प्लैनेट वीनस, आप अंदाज़ा लगाएं कि आज से 500-600 साल पहले कि जब बाकी दुनिया को इस बात का आइडिया तक नहीं था, तब भी जंगल में रहने वाले मायांस को पता था कि प्लैनेट वीनस का 1 साल 584 दिन का होता है, यानी ज़मीन का 1 साल 365 दिन का, जबकि वीनस का 1 साल 584 दिन का होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इवन के उनके बनाए हुए अहराम भी, अमेज़न जंगलों में मिलने वाले अहराम डायरेक्टली सूरज और चाँद की पोजीशन के हिसाब से बने हुए होते थे, कि जो उन लोगों के इस कायनात के साथ रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं। बल्कि मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैक्सिको में माया लोगों ने एक अहराम बनाया था कि जिसे चिचेन इत्ज़ा का अहराम कहते हैं। इस अहराम की एक ख़ास बात यह है कि इसके सामने खड़े होकर अगर आप हल्की सी आवाज़ में भी सरगोशी करें तो अपनी कही हुई बात कई गुना ऊंची आवाज़ में आप तक दोबारा वापस आती है, लेकिन गूंजने वाली वो आवाज़ बिल्कुल ही बदली हुई आवाज़ होगी। वो आवाज़ एक परिंदे जैसी आवाज़ होगी। और वो कैसे परिंदे की आवाज़ होगी? क्विट्ज़ल परिंदे जैसी आवाज़ कि जिसकी मायान इबादत किया करते थे। यानी उन्होंने अपने इन अहरामों को इस तरह डिज़ाइन किया था कि वहाँ हल्की सी सरगोशी पर भी आपकी आवाज़ कई गुना ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है और दोबारा फिर उस परिंदे की आवाज़ की सूरत में एको करती है कि जिसकी वो इबादत किया करते थे। इनक्रेडिबल पीस ऑफ इंजीनियरिंग। आज तक ये राज महज एक राज है कि अमेज़न और मैक्सिको के जंगलात में रहने वाले ये कबीले इतना एडवांस्ड आर्किटेक्चरल, साइंटिफिक और सोनिक इंजीनियरिंग का नॉलेज किस तरह रखते थे। इनक्रेडिबली अमेजिंग। शायद हमें वो मालूमात आज मिल ही जाती अगर उस वक्त हस्पानवियों ने उनकी किताबों को ना जलाया होता, उनकी टैबलेट्स को ना तोड़ा होता। पता नहीं इंसान इतना खुद सर क्यों है, अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको याद है कि इस सीरीज़ के शुरू में मैंने आपको सूरह रोम की एक आयत सुनाई थी कि ज़मीन में घूम फिर कर देखो कि तुमसे पहले कितनी क़ुव्वत वाले और ताकतवर लोग रहते थे। जिन 3 किताबों का मैंने आपको बताया है कि सिर्फ वही 3 किताबें बच सकी थी, तो उन कोडेक्सेस के ज़रिए पता चलता है कि फ़र्स्ट कॉन्टैक्ट के वक्त मायांस, यानी उस वक्त कि जब यूरोपियंस ने पहली मर्तबा माया लोगों को देखा था, तो उस वक्त वो लोग सितारों को नेकेड आई यानी नंगी आंख के साथ देखने के एक्सपर्ट हुआ करते थे और वो सितारों के इल्म में यूरोप की निस्बत कई साल एडवांस्ड थे। अब अगर आप पकाल के ताबूत पर पड़ी सिल को देखें तो फिर समझ आती है कि एरिक वॉन डैनिगन जैसे रिसर्चर्स ये क्यों मानते हैं कि माया बादशाह पकाल भी शायद किसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग वाली मशीन के अंदर ही बैठा हुआ है। यहाँ तक आपने उनकी सब अच्छी और ज़बरदस्त बातें सुनी, लेकिन अब यहाँ से आगे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जिन्हें सुनकर आपके शायद
रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, माया लोगों का ज़्यादातर फोकस मकई की काश्त पर होता था, क्योंकि उनके यहाँ पालतू जानवर जैसा कि गाय, बैल या बकरी वगैरह न होने के बराबर थे, और ख़ुराक के इस डिसबैलेंस की वजह से उनके जिस्मों में कुछ ज़रूरी अमीनो एसिड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, कि जिसे पूरा करने के लिए फिर ये लोग माइल हो गए इंसानी कुर्बानी और फिर उसे कंज्यूम करने की तरफ, कि जिसकी वजह से फिर एक कॉन्सेप्ट बन गया जंगलों में रहने वाले आदमखोर कबीलों का। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे अंदाज़े नहीं हैं, बल्कि इस सीरीज़ के लिए अपने रिसर्च वर्क के दौरान मैंने 1970s में लिखा हुआ एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, कि जिसमें माइकल हॉर्नर और मार्विन हैरिस ने यह हिला देने वाला इंकशाफ किया था कि अमेज़न के उन आदमखोर कबीलों की आदमखोरी के पीछे असल वजह ये थी कि वो लोग एक तवील अरसे तक सिर्फ मकई कंज्यूम किए चले जा रहे थे, और उनके जिस्मों में सर्टन एलिमेंट्स की शदीद कमी हो गई थी, कि फिर जिसकी वजह से वो लोग इस हरकत की तरफ माइल हो गए। अब जाहिर है कि मैं इतना खुलकर नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सीरीज़ छोटे बच्चे भी सुन रहे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें बाद में फिर डर लगे, वरना उन लोगों के कुछ रिचुअल्स की ऐसी ऐसी दास्तानें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन माया लोगों के मुतालिक एक बात कि जो आज तक सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, कि उन लोगों के साथ बिलाखिर हुआ क्या था। ये लोग बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के जंगलों से डिसअपीयर हो गए थे। रोआनोक कॉलोनी की तरह कोई रातों रात तो नहीं, लेकिन आज से 3-4 हज़ार साल पहले पैदा होने वाली माया तहजीब कि जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज और सोनिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आगे थी, और उन्होंने हैरान कर देने वाली आर्किटेक्चर्स छोड़े हैं। 15वीं सदी में चंद सालों के अंदर अंदर वो लोग पूरे के पूरे जंगल से ही गायब हो गए। आज एक भी ऐसी सॉलिड थ्योरी नहीं है कि जो ये बता सके कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या होगा। ये तो उनके गायब होने के भी 300 साल बाद 2 अंग्रेज़, सर जॉन लॉयड्स और सर फ्रेडरिकसन, वो दोनों अमेज़न और मैक्सिको के जंगलात में गए। फिर उन्होंने वहाँ माया लोगों की खंडरात और अहरामों की इलस्ट्रेशंस बनाई, और उन इलस्ट्रेशंस ने एक बार फिर से यूरोप में सनसनी की एक नई लहर दौड़ा दी, और एक मरतबा फिर से मुझ जैसे इल्म के दीवाने भाग भाग कर उन घने जंगलों में पहुँचने लगे। और ये उन्हीं लोगों की काविश का नतीजा है कि आज हम माया कैलेंडर को डिसाइफर करने, उनकी तारीख़ और उनकी तहज़ीब को समझने के काबिल हो पाए हैं। और उन्हीं की कोशिशों से हमें पता चल सका है कि मायांस दूर दूर तक एक पुरअमन तहज़ीब नहीं, बल्कि खून के प्यासे कबीले थे, कि जिनकी तारीख़ खूनख्वारी के साथ भरी पड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ ही वो लोग अपने एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज में भी बाकी दुनिया की निस्बत कहीं ज़्यादा एडवांस्ड थे, और सोनिक इंजीनियरिंग में भी बेमिसाल। माया तहज़ीब तो मैक्सिको और अमेज़न जंगलों की कहानी में लिखा हुआ सिर्फ एक बाब है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात और भी बताना चाहता हूँ। सन 1925 की बात है कि इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक एक्सप्लोरर सर पर्सी फॉसेट, कि जिन्हें यकीन था कि अमेज़न की गहराइयों में एक कदीम गुमशुदा शहर मौजूद है, कि जो माया तहज़ीब से भी ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन रही होगी, और अपने इस यकीन को, अपने इस गुमशुदा शहर को मिस्टर फॉसेट ने नाम दिया था द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। सन 1925 के अवाइल में मिस्टर फॉसेट अपने बेटे को साथ लेकर अमेज़न के जंगलों में द सिटी ऑफ जेड की तलाश में गए। लेकिन आज इस बात को पूरे 100 साल गुजर चुके हैं कि ना तो किसी ने मिस्टर फॉसेट को देखा है, और ना ही किसी ने उनके नौजवान बेटे को। बाद में कई सर्च मिशंस भेजे गए, लेकिन मिस्टर फॉसेट और उनके बेटे का आज तक कुछ पता नहीं चला। महज अफवाहें और चंद कमाईली दास्तानें। कुछ मुकामी लोगों का कहना है कि वो किसी मुक़द्दस जगह के बहुत करीब पहुंच गए थे, कि जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, और वहां से वो किसी और दुनिया में चले गए। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि वो ज़िंदा रहे थे, और जेड के कबाइलियों ने उन्हें भी अपना एक बासी बना लिया था। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वाकई जेड का गुमशुदा शहर दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन उसके बासियों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया।
मिस्टर फॉसेट की ज़िंदगी पर 2016 में एक फ़िल्म भी बनी थी, द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, कि जो मुझे नहीं इल्म कि आपने देखी है या नहीं, लेकिन रिसेंटली लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से अब पता चलना शुरू हुआ है कि अमेज़ॉन के घने और बूढ़े दरख्तों के नीचे आज भी कभी कभार पत्थरों की बनी हुई गलियां और जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के अलावा बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड रास्ते नज़र आ जाते हैं, कि जिनसे पता चलता है कि वाकई कभी यहाँ पर भी कोई आबाद हुआ करता था, कि जिनकी आज हमें आहट भी सुनाई नहीं देती। आज की इस किस्त के अंदर सिर्फ इतना ही, लेकिन अभी तो मैं आपको अमेज़ॉन की तहज़ीबों के मुतालिक बताना शुरू हुआ हूँ। अभी तो मैंने आपको यहाँ की कई हैरत अंगेज़ दास्तानें और भी सुनानी है। लिहाजा आप दो काम ज़रूर कीजिएगा कि एक तो इस वीडियो के नीचे बने लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो हमारी यूट्यूब फैमिली के बाकी मेंबर्स तक भी पहुँच जाए, और दूसरा ये कि इस दिलचस्प इल्मी सफ़र को इसी तरह जारी रखने के लिए नीचे लिखे मेरे पिंड कमेंट, मेरे टॉप कमेंट को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस कमेंट के अंदर आप सब के लिए मेरी तरफ से एक बहुत ज़रूरी पैगाम है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।